हेलो एवरीवन, नमस्कार, जोहार। मैं हर्ष कुमार सिंह फर्स्ट अटेम्प्टर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग स्पेशली क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कशन सेशन लेकर आए हुए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे, कॉल कर रहे थे कि सर मेंस आंसर राइटिंग जो स्पेशली यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस के मेंस में जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसके आंसर लिखने में क्या अप्रोच अपनाया जाए, किस प्रकार से जो है स्ट्रेटजी हो कि जो है एक बेहतर आंसर जो लिखा जा सके। तो उसी से रिलेटेड जो है हमने जो है ये वीडियो बनाया है। इस वीडियो में पिछले जो वीडियो हमने बनाया था प्रेम्बल से रिलेटेड जो वीडियो आप लोगों ने देखा भी था और बहुत आप लोगों ने जो है उसको लाइक भी किया, बहुत सारे लोगों ने मैसेज भी किया कि सर बहुत अच्छा वीडियो लगा, तो थैंक यू वेरी मच। इसी तरह प्यार आप लोग देते रहें। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो है प्रेम्बल के विभिन्न जो की पॉइंट थे उसका हमने जिक्र किया था, जो उसके ऑब्जेक्टिव्स थे उसके बारे में हम लोगों ने बताया था, और जो भी केसेस थे प्रेम्बल से रिलेटेड उसके बारे में हम लोगों ने आपको बताया था। और उसी वीडियो में हम लोगों ने जिक्र किया था कि नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं उसका हम डिस्कशन करेंगे कि देखिए सारे क्वेश्चंस को डिस्कशन करना संभव नहीं है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस को हम लोगों ने लेके आए हैं और उसमें से एक क्वेश्चन को हम डिस्कशन कर देंगे कि कैसे जो है इसका आंसर लिखा जा सकता है। क्लियर? बाकी क्वेश्चंस को हम एक ब्रीफ आपको डिस्कस कर देंगे कि इसमें क्या किन चीज़ों को जो है आप लिख सकते हैं, किस तरीके से लिख सकते हैं। क्लियर? तो हम लोग जो है ये जो आपका वीडियो है स्पेशली जो है मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन यानी मेंस आंसर राइटिंग से रिलेटेड है। क्लियर? अब देखिए ये पहला जो है क्वेश्चन है जिसमें जो है जो प्रेम्बल से रिलेटेड जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के आए हुए थे उसमें से कुछ क्वेश्चन हमने लिए हैं। उसमें से देखिए पहला क्वेश्चन है, इसमें देखें कि इसमें जो है संविधान की प्रस्तावना को शासन की दिशा तय करने वाले एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में समझाएं। ठीक है। दूसरा है प्रस्तावना की व्याख्या वर्षों में कैसे विकसित हुई। मतलब इसमें देखिए दो तीन चीजें आपको समझना है। पहला है कि जो है प्रस्तावना है जो शासन है उसकी दिशा तय करने वाली एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में कैसे है ये आपको बताना है। क्लियर? तो पिछला वीडियो में हम लोगों ने बताया था कि जो है प्रस्तावना जो है एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। क्यों ये जो है राज्य को एक मार्गदर्शक जो सिद्धांत इसके हैं उसके बारे में जो है बताया गया है कि कैसे जो है राज्य का हमको निर्माण करना है, किस प्रकार से नागरिकों को अधिकार देना है। इन सारी चीज़ों को जो है आप प्रेम्बल में देखते हैं और एक तरीके से जो है शासन व्यवस्था को ये क्या करता है, एक तरह से मार्गदर्शन या गाइडिंग जो है करता है। क्लियर? तो कभी भी जब भी क्वेश्चंस का आंसर आप लिखें तो वैसे में आपको ये पता होना चाहिए कि जो है इसका की पॉइंट्स क्या क्या है जिस पे हमको आंसर्स को लिखना है। पहला अगर देखें, पहला की पॉइंट क्या है, पहला की पॉइंट देखें ये है प्रस्तावना। तो मतलब जिसके बारे में आपको बताना है, तो इसमें किसके बारे में बताना है, प्रस्तावना के बारे में। तो हमेशा यह होता है कि जब की पॉइंट पहला जो जिसके बारे में बता रहे हैं उसके बारे में जो है आप क्या करें, आप इंट्रोडक्शन दें। ठीक है? आप उसके बारे में संक्षिप्त में जो है आप उसके बारे में बता दें। तो आपको प्रस्तावना के बारे में जो है संक्षिप्त रूप में जो है इसके बारे में आपको जिक्र करना चाहिए। क्लियर? अब दूसरा की पॉइंट है कि ये मार्गदर्शक सिद्धांत, ठीक है, ये मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में है, मतलब ये गाइडिंग कर रहा है, गाइडिंग प्रिंसिपल के रूप में है। स्पेशली अब देखेंगे कि जो है गाइडिंग प्रिंसिपल के रूप में जो है इसका जो है कैसे जो है ये इसको आपको बताना है। ठीक है? तो दूसरा की पॉइंट है, ये की पॉइंट है कि जो है मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में कैसे है ये आपको समझाना है। तो सिंपल से मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में कैसे है, मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में एक है कि ये राज्य को कैसा बनाना चाहते हैं,
प्रेम्बल में जो है ये जिक्र किया हुआ है कि कैसा राज्य का निर्माण किया जाना चाहिए, जैसे सोवरेन संप्रभु राज्य के रूप में, समाजवादी राज्य के रूप में, पंथ निरपेक्ष राज्य के रूप में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के रूप में। तो ये क्या है, एक कैसा राज्य हम निर्माण करना चाहते हैं, इसके लिए ये क्या करता है, मार्गदर्शक सिद्धांत बताता है। दूसरा जो है ये नागरिकों को जो है किस प्रकार का अधिकार देना चाहता है, धार्मिक स्वतंत्रता देना चाहता है, क्षमता का अधिकार देना चाहता है, अवसर की समता देना चाहता है, प्रतिष्ठा देना चाहता है, ठीक है। नागरिकों में बंधुत्व की भावना को जो है बनाए रखने का जो है बात करता है। तो एक तरह से ये क्या है कि पूरा का पूरा जो है मार्गदर्शन पेश करता है कि कैसे जो है हम शासन को हम किस प्रकार से किस तरीके से जो है बनाएंगे। इन सारे चीजों को आपको यहाँ पे जिक्र करना पड़ेगा। क्लियर? तो ये चीजें हैं। उसके अलावा जो है इसकी व्याख्या, जो भी व्याख्या जो है हुई है, अब व्याख्या का मतलब क्या हुआ, जो भी केसेस है, जो भी केसेस है उन केसेस का जो है आपको यहाँ पर जिक्र करना है, चाहे वो बेरोजगारी मामला हो, चाहे वो केशवानंद भारती मामला हो, ठीक है, या फिर अन्य जो भी केसेस हैं प्रेम्बल से रिलेटेड, उनको जो है आपको यहाँ पे जिक्र करना और बताना कि कैसे जो है प्रेम्बल की व्याख्या को जो है यहाँ पर डेवलप किया गया है। कभी जो है इसको प्रेम्बल को शुरुआत में जो है प्रेम्बल को जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं माना गया था, बाद में केशवानंद भारती में जो है इसको कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट माना गया, बाद में उसमें बेसिक स्ट्रक्चर के रूप में डेवलप किया गया। तो जो भी इसकी जो है व्याख्या इसकी हुई है ना, प्रस्तावना का, उसको जो है आपको इसमें बताना है। क्लियर? दूसरा केस में हम लोग दूसरा क्वेश्चन में चलें तो इसमें है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना, अभी ये प्रस्तावना में है निहित आदर्श, ठीक है। अब इसमें क्या है, आदर्श है ना, आदर्श भी आपको बताना है। यहाँ पे जो आइडियल्स है ना, आइडियल्स जो है वो आपको बताना है। और इसमें है कि ये मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कैसे परिलक्षित होते हैं, ठीक है। अब ये दो चीज है, हम लोग पिछले ही वीडियो में हमने जिक्र किया था कि जो है आपको कभी भी प्रेम्बल जो है फंडामेंटल राइट प्लस डीपीएसपी, इन दोनों के साथ जोड़कर ही जो है पढ़ना चाहिए, तभी ये पूरा होता है। अब यहाँ पर देखिए, आप देखेंगे कि जो है जो निहित आदर्श है उस आदर्श को आपको बताना है, जो प्रस्तावना में जो है निहित आदर्श है। अब प्रस्तावना में निहित आदर्श क्या है, क्या आइडियल्स है, तो सिंपल सी बात है, एक तरह से हम राज्य का निर्माण किस प्रकार से करना चाहते हैं, नागरिकों में जो है स्वतंत्रता, क्षमता, प्रतिष्ठा, अवसर, ये क्या है, आदर्श है। क्लियर? धार्मिक स्वतंत्रता, उसके अलावा जो है बंधुत्व की भावना का विकास, अखंडता को बनाए रखना, ये सब क्या है, ये सब जो है इसका आदर्श पार्ट है। अब इन्हीं चीजों को आपको जिक्र करना है। क्लियर? और दूसरा जो पार्ट में है कि जो है ये फंडामेंटल राइट प्लस जो है डीपीएसपी में जो है इसका जो है कैसे जो है इसका जिक्र किया गया है। तो आपको देखना है फंडामेंटल राइट में भी राइट टू इक्वलिटी है ना, राइट टू लिबर्टी, इन सब में जो है इसका जिक्र किया हुआ है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, आर्टिकल 14 देखेंगे, ठीक है, 14 से 18 देखेंगे तो राइट टू जो है इक्वलिटी की बात किया गया है ना। आर्टिकल जो है 19, 20, 21, ये सब क्या है, स्वतंत्रता की बात है। आर्टिकल अगर देखेंगे 25 से लेकर जो है 28, ये जो है धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है। तो इसमें जो है आपको बताना है फंडामेंटल राइट में जो है कहाँ पे इसका जो है प्रोविजन किया गया है। उसी तरह से राज्य का नीति निषेध सिद्धांत देखें तो कल्याणकारी राज्य के रूप में जो है इसको बनाता है। तो आप उसमें जो है आर्टिकल 38 है ना, आर्टिकल जो है 43, इन सब जो है आर्टिकल्स को आपको इसमें यूज करना है। क्लियर है? तब ये जो है आपको पता चल जाएगा कि ये जो है कहाँ पे डीपीएसपी में जो भी यहाँ पे आदर्श दिया गया वो डीपीएसपी में कहाँ पे यूज किया गया है, या फिर जो है फंडामेंटल राइट में कहाँ पे यूज किया गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, प्रस्तावना भारतीय शासन व्यवस्था के मूल दर्शन और मौलिक मूल्यों को समाहित करती है। आपको यह बताना है कि प्रस्तावना जो है भारतीय शासन व्यवस्था के मूल दर्शन है ना, जो बेसिक फिलोसफी है और जो बेसिक वैल्यूज है उसको जो है समाहित करती है, मतलब उसमें
उसमें जो है समाहित है। क्लियर? तो ये आपको बताना है, मूल दर्शन आपको मालूम है, मौलिक जो वैल्यू है वो आपको पहले ही वीडियो में हम लोगों ने जिक्र कर दिया है कि वैल्यूज क्या क्या है इसका, है ना। जैसे इक्वलिटी है ना, फर्टिनिटी है, उसके बाद लिबर्टी है, जस्टिस है, तो ये सब क्या है, इसका वैल्यूज है। दर्शन किस तरीके का है, तो दर्शन सिंपल सा बात है, सॉवरेन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सेक्युलरिज्म, है ना, सोशलिस्ट, इस तरह क्या है, ये सब क्या है, दर्शन है। जिस तरीके का दर्शन की बात किया गया है, और जो है इन सब चीज़ों को जो है एनालाइज करते हुए आपको बताना है कि कैसे जो है इसकी अद्वितीय जो है पहचान होता है ना। अद्वितीय पहचान का मतलब है कि इसके जैसा दूसरा कोई जो है पार्ट नहीं है। तो सिंपल सी बात है, प्रेम्बल जो है संविधान के पूरे दर्शन को समझा देता है कि कैसे जो है प्रेम्बल पढ़कर आप पूरे संविधान को समझ सकते हैं। मतलब पूरे संविधान का ये सार है। विभिन्न जो प्रोविजन किए गए हैं प्रेम्बल में, जो भी चीजें हैं उन्हीं चीजों को एक्सटेंड जो है प्रोविजन संविधान के अलग अलग पार्ट में जो है किए गए हैं। क्लियर? तो आपको जो है ये चीजें यहाँ पे जिक्र करना है। क्लियर? नेक्स्ट देखें तो जो है संविधान की व्याख्या में प्रस्तावना की भूमिका और महत्व पर चर्चा करें। क्या इसे संशोधित किया जा सकता है? हाँ, तो कैसे? सिंपल सी बात है कि जो है अब इसका दिखाना है कि डिस्कस द रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रेम्बल इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ के संविधान की व्याख्या में जो है इसका क्या रोल और जो है इसकी जो है भूमिका है। क्लियर है? तो सिंपल सी बात है कि हम लोग पहले भी जिक्र किए हैं केशवानंद भारती केस में, स्पेशली अगर देखेंगे तो केशवानंद भारती केस में जो हुआ था, इस केस में जो है हम लोगों ने जिक्र किया था कि जो है इसी केस में एक तरीके से जो है केशवानंद भारती केस में इसको जो है प्रेम्बल को जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट जो है माना गया था। क्लियर? और इसी में जो है केशवानंद भारती केस में जो है ये जिक्र किया गया था कि कैसे जो है कहीं पर भी अगर प्रोविजन संविधान में ऐसा प्रोविजन किया गया है जहां पर जो है क्लियर नहीं हो पा रहा है, जहां पे स्पष्ट जो है उसकी भाषा नहीं है, तो वैसी स्थिति में जो है प्रेम्बल जो है क्या है, वो हेल्प करता है। मतलब एक तरह से बोले कि प्रेम्बल जो है क्या करता है, संविधान में अगर कहीं पे ताला अगर लगा हुआ है तो प्रेम्बल जो है उसकी चाबी है। मतलब अगर कहीं पे वैसे जो है प्रोविजंस जहां क्लियर नहीं है, वहां पे प्रेम्बल के द्वारा जो है उसको क्लियर किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट जो है विभिन्न संवैधानिक जो प्रोविजंस की व्याख्या करने में जो है प्रेम्बल की सहायता लेता है। ये केशवानंद भारती केस में जो है वर्डिक्ट में दिया गया था। क्लियर? तो एक तरीके से जो इसका महत्व क्या है कि संविधान की व्याख्या करने में इसकी महत्व है। क्लियर? उसके अलावा जो है इसमें दिया हुआ है कि संशोधित अमेंडेड किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो आपको पहले से पता है कि जब संविधान का ये पार्ट बन गया तो फिर ये अमेंडमेंट कहीं भी हो सकता है, क्योंकि केशवानंद भारती केस में ही बोला गया है कि संविधान में कहीं भी संशोधन किया जा सकता है। पार्लियामेंट के द्वारा संविधान में कहीं भी संशोधन हो सकता है, लेकिन उसमें जो है बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत लाया गया है, तो संशोधन यहाँ भी हो सकता है, क्योंकि इसको जो है इस केस में संविधान का पार्ट मान लिया गया है, तो संशोधन हो सकता है। और आपको मालूम है कि 42nd जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 1976 में जो हुआ था, उसमें तो अमेंडमेंट किया भी गया है। तो उसमें जो है आप देखेंगे तो 3 वर्ड्स जोड़े गए हैं, समाजवाद, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता, ये 3 वर्ड तो जोड़ा ही गया है। क्लियर? तो यहाँ पे अमेंडमेंट हो सकता है, ये आपको पता ही है। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे जब बोले कि जब आपको लगता है कि क्या इसमें संशोधन हो सकता है, तो आपको बताना है और उसका रीजन बताना है कि हाँ संशोधन हो सकता है। और कैसे, किस प्रकार संशोधन होगा? सिंपल सी बात है, संविधान में संशोधन करने के लिए जो है प्रक्रिया क्या है, आर्टिकल 368 में दिया हुआ है। ठीक है, प्रक्रिया कि 2/3 जो है चाहिए। संविधान में संशोधन करना है तो 2/3 चाहिए, और कुछ विशेष संशोधन है जहाँ पे 2/3 प्लस 50% राज्यों का भी जो है अनुसमर्थन चाहिए। क्लियर है? तो इस तरीके से जो है संशोधन किया जा सकता है। दोनों जो सदन है, लोकसभा या राज्यसभा, वहां पे 2/3 बहुमत से अगर पास कर दिया जाता है तो संशोधन किया जा सकता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आपको लगता है कि प्रस्तावना केवल भारतीय संविधान की प्रस्तावना मात्र है? अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है
कि प्रस्तावना केवल भारतीय संविधान की प्रस्तावना मात्र है, मतलब सिंपल सा बात, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ये सिर्फ प्रस्तावना, मतलब एक तरह से बोलते हैं ना, तो मतलब शोकेस के रूप में है, मतलब इसका कोई यूटिलाइज ही नहीं है। तो क्या आपको लगता है, यहाँ पे देखिए आपसे पूछ रहा है, ऐसा क्वेश्चन में आपको बताना है कि हम क्या आपको लग रहा है, तो आपको बताना कि लगता है तो आपको उसके समर्थन में तर्क देना पड़ेगा, नहीं लगता है तो आपको उसके समर्थन में तर्क देना पड़ेगा। क्लियर? तो यहाँ पे क्या प्रस्तावना जो है केवल भारतीय संविधान की प्रस्तावना मात्र है, तो आपको पता ही है कि प्रस्तावना का जो है महत्व सिर्फ प्रस्तावना के रूप में नहीं है, मतलब शोकेस के रूप में नहीं है, बल्कि जो है इसका महत्व हमने इंपॉर्टेंस जो है हमने पहले ही बताया था। एक तरीके से जो है कॉन्स्टिट्यूशन का जो है फिलोसफी है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो है गाइडिंग प्रिंसिपल के रूप में ये भूमिका निभाता है। कहीं पर जो है संविधान की भाषा स्पष्ट नहीं है तो वहां पे ये व्याख्या में जो है ये हेल्प होता है। तो इसका इंपॉर्टेंस तो है ना, इसका इंपॉर्टेंस है। प्लस जो है ये जो है संविधान की प्रस्तावना मात्र नहीं है, बल्कि जो है बहुत सारे निहित उद्देश्य और दर्शन को जो है ये लाने में जो है ये सहायता करता है। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन देखो एनालाइज्ड क्वेश्चन है ना, एनालाइज्ड क्वेश्चन है जहां पे आपके व्यू और जो है आपको एनालिसिस करना है। तो इस क्वेश्चन को ही हम डिस्कस कर देते हैं, ठीक है, कि जो है इसका आंसर जो है किस तरीके से जो है लिखा जा सकता है। क्लियर? अब देखिए किसी भी क्वेश्चंस का आंसर लिखने के लिए जो है आपको मालूम है कि क्वेश्चंस का आंसर लिखने के लिए आपको फॉर्मेटिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप फॉर्मेटिंग नहीं करते हैं, बिना फॉर्मेटिंग किए अगर होता है, बहुत सारे लोग जो है क्वेश्चंस देखें पढ़ें और जो लिखना स्टार्ट कर लेते हैं, तो शुरुआत में तो लिख लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे आंसर क्या होता है उनका भटकना स्टार्ट हो जाता है, भटकाव हो जाता है आंसर में। अब भटकाव हो जाएगा तो वो परफेक्ट आंसर नहीं हो पाता, शुरुआत ठीक होता है, भटकाव ज़्यादा होता है, कभी कभी एक क्वेश्चन लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया जाता है। तो ऐसे स्थिति में आपको क्या करना है कि जो है हमेशा आंसर लिखने से पहले आपको उस आंसर का फॉर्मेटिंग बना लेना कि हमको इस आंसर्स में लिखना क्या है। आपको जब पता होगा कि हमको इस आंसर्स में ये चीज़ें ही लिखना है तब भटकाव नहीं होगा, इसलिए बोला जाता है कि फॉर्मेटिंग करना। ये देखिए हमने फॉर्मेटिंग जो है बताया है कि किस प्रकार से आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं जिसमें जो है आंसर आप बेहतर लिख सकें। क्लियर? अब देखिए फॉर्मेटिंग क्या है, हमेशा जो है बोला जाता है कि हमेशा किसी भी आंसर्स को तीन तरीके से जो है उसको तीन पार्ट में उसको हम डिवीजन करके लिखते हैं। ठीक है, पहला पार्ट है इंट्रोडक्शन, दूसरा है बॉडी और तीसरा है कंक्लूजन। इन तीन चीज़ों को ही हम यूज करते हैं किसी भी क्वेश्चंस के आंसर्स को लिखने में। क्लियर? इंट्रोडक्शन है ना, किसके बारे में, जिसके बारे में क्वेश्चंस में बोला जा रहा है। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन क्या है, प्रस्तावना है ना, प्रेम्बल है, क्योंकि प्रेम्बल के बारे में बोला जा रहा है कि सिर्फ वो प्रस्तावना मात्र है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको इंट्रोडक्शन किसके बारे में देना है, प्रस्तावना के बारे में। अब वहां पे क्या है कि क्या जो है ये सिर्फ प्रस्तावना मात्र है या नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में ही पूछ रहा है। अब आपको यहाँ पर तर्क देना है कि ये क्या प्रस्तावना मात्र है, नहीं है, क्यों? क्योंकि विभिन्न जो है महत्वपूर्ण उद्देश्यों के जो है प्रस्तावना क्या करता है, पूर्ति करता है। समझ में? मतलब जो है प्रेम्बल क्या करता है, सर्व्स वेरियस इंपॉर्टेंट पर्पजेज। ठीक है, तो सर्व कर रहा है, बहुत सारे वेरियस जो है उद्देश्यों के क्या कर रहा है, पूर्ति कर रहा है। ठीक है, और जो है प्रस्तावना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है, ये चीजें आपको देना है, तभी तो हम बता सकेंगे कि नहीं इसका इंपॉर्टेंस है। ये जो है सिर्फ शोकेस नहीं है, शोकेस के रूप में इसका यूज नहीं है, सिर्फ प्रस्तावना के रूप में इसका यूज नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, बल्कि इसका महत्व है। तो पहले आपको दिखाना पड़ेगा इसका जो है मूल जो उद्देश्यों की पूर्ति करता है उन उद्देश्यों को, और फिर बाद में इसको क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है उन चीजों को यहाँ पे बताना पड़ेगा, और फिर बाद में जो है आप कंक्लूजन यहाँ पे दे दें। क्लियर? तो कंक्लूजन में जो है जो महत्व है मूलभूत, उस पर जो है संक्षिप्त आप चर्चा कर सकते हैं। तो इन्हीं तीन फॉर्मेट में जो है आपको जो है आंसर को लिखना है। क्लियर? जैसे अब हम लोग देखते हैं कि पहला जो है इंट्रोडक्शन, ये क्या है, इंट्रोडक्शन का पार्ट है। अब ये इंट्रोडक्शन हम लोग ने दिया है कि जो है छोटे रूप में या संक्षिप्त रूप में जो है प्रस्तावना का जिक्र कैसे कर सकते हैं। जैसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना एक संक्षिप्त परिचय है जो दस्तावेज के मूल उद्देश्य और सिद्धांतों को स्थापित करती है। ये दर्शाती है कि संविधान का अधिकार लोगों से निकलता है। 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान
सभा द्वारा जो है इसको अपनाया गया और 1950 को जो है इसको लागू किया गया। बस ये जो है क्या है, ये हमने ब्रीफ में जो है इसका प्रस्तावना का जो है हमने इंट्रोडक्शन दे दिया। क्लियर। अब नेक्स्ट हमारा है कि जो है भारतीय संविधान भारतीय संविधान इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति जो है, जो प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान के इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति करता है। तो क्या क्या पूर्ति करता है? अब जैसे क्या है, जैसे भारत के लोगों को सत्ता के अंतिम स्रोत के रूप में जो है स्थापित करता है। तो उद्देश्य किस प्रकार से पूर्ति करता है कि मतलब जो है ये क्या, भारत के लोगों, ये जो संविधान बना है ये भारत के लोगों के द्वारा बनाया गया है और ये जो है एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में जो है इसको घोषित करता है। किसको? भारत को। ठीक है। स्पेशली जो है डिक्लेयर्स इंडिया एज ए सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के रूप में। क्लियर। तो ये जो है किस तरीके से कर रहा है, अंतिम स्रोत के रूप में स्थापित करता है किसको? भारत के लोगों को, और जो है एक तरह से भारत को संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। क्लियर। दूसरा देखें कि जो संविधान निर्माता थे किस तरह के उद्देश्य पूर्ति करता है। अब ये जो संविधान निर्माता थे, है ना, उनके जो है अंतर्दृष्टि जो था, जो मौलिक वैल्यू था और दर्शन था, उसको जो है ये क्या करता है? प्रतिबिंबित करता है। क्लियर है। अब किस तरीके का? जैसे सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय। तो हम लोग पहले ही बताए हैं कि सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय मतलब जो है क्या करता है? स्पेशली जो है क्रिएटिंग ए वेलफेयर स्टेट फोकस्ड ऑन सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। क्लियर। मतलब जो है सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस की ये बात करता है। मतलब कैसा है? एक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करता है। किस तरीके का कल्याणकारी राज्य का निर्माण? जो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय पर केंद्रित हो। क्लियर। किसका दृष्टिकोण ये आता है? संविधान निर्माताओं का। क्लियर। दूसरा है एक उदार राजनीति की स्थापना करता है, जिसमें जो है क्या करता है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और पूजा की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। क्लियर। मतलब जो है स्पेशली जो है क्या कर रहा है कि जो विचार है, अभिव्यक्ति है, विश्वास है, आस्था और पूजा की स्वतंत्रता। सिंपल से हम लोग बताएं जो है इसमें क्या है कि जो है लोगों के विचार, अभिव्यक्ति को जो है स्थापित करता है, साथ में जो है जो धार्मिक स्वतंत्रता है उसको स्थापित करता है। तो वो भी चीजें जो है यहाँ पे जो है स्वतंत्रता जो है प्रदान करता है। दूसरा एक समतावादी समाज का निर्माण करना। इसका उद्देश्य किस प्रकार का है कि समतावादी समाज का निर्माण करना। ठीक है। जिसमें अवसर की समानता हो। ठीक है। इसमें जो है अवसर की समानता हो, मतलब जो है बिल्डिंग एंड एग्लिटरियन सोसाइटी डेट अपहोल्ड्स इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। ठीक है। तो इस तरीके का जो है क्या है, ऐसा सोसाइटी हमको बनाना है जिसमें क्या हो, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी को क्या करे, बढ़ावा देता हो। नेक्स्ट है ऐसी संस्कृति को बढ़ावा देना जो सभी नागरिकों के बीच भाईचारे, एकता को क्या करता है, बढ़ावा देता है। क्लियर। मतलब जो है फोस्टरिंग ए कल्चर दैट प्रमोट्स फ्रेटर्निटी एंड यूनिटी अमोंग द सिटीजन्स। क्लियर। तो ये जो है आपको इस तरीके के उद्देश्यों का जो है पूर्ति करने का जो है प्रोविजन जो है प्रेम्बल में जो है किया गया है। ठीक है। तीसरा, अब हम लोग नेक्स्ट देखें कि इस महत्व का कारण क्या है ना। इस महत्व का कारण क्या है जिसके लिए जो महत्वपूर्ण माना जाता है, तो सिंपल सा है, ये क्या करता है, मूल ढांचे का हिस्सा है। मतलब जो है ये क्या है, इट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर। तो ये क्या करता है कि जो है ये मूल ढांचे का हिस्सा है, इसके कारण इसका महत्व है। दूसरा है, ठीक है, अब ये कहाँ पे मामला आया है, केशवानंद भारती मामला जो 1973 है उसमें जो है इसके द्वारा जो है इसको जो है बेसिक स्ट्रक्चर का जो है पार्ट जो है माना गया है। दूसरा, यह अस्पष्टता या अनिश्चितता के मामले में संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या के लिए जो है क्या करता है, मार्गदर्शक जो है उपकरण के रूप में कार्य करता है। मतलब जहां पे संविधान की भाषा स्पष्ट नहीं है तो वैसे स्थिति में जो है इसका उपयोग जो है एक उपकरण के रूप में होता है। और तीसरा देखें कि संविधान निर्माताओं की भारतीय समाज में जो है सामाजिक आर्थिक क्रांति लाने की जो उनकी विचार थी, है ना, उसको ये दर्शाता है।
जिसमें जो है स्पेशली जो है सामाजिक, आर्थिक और जो है राजनीतिक जो है न्याय की बात की गई है। और जो है संवैधानिक नैतिकता पर आधारित एक जो है परिवर्तनकारी जो है दस्तावेज के रूप में कार्य करता है। क्लियर है? यही चीजें जो है आपको इसके महत्व के रूप में है, व्याख्या करने के रूप में, दर्शन के रूप में। क्लियर? और जो है उसके अलावा जो है इसके महत्व के और भी क्या कारण है कि जो है जो नागरिक हैं उनके लिए उपयोगिता है। ठीक है, आम नागरिकों के लिए जो है इसकी उपयोगिता है। किस तरीके का है कि जो इसमें स्पष्ट अभिव्यक्ति आम भारतीयों को संविधान की प्रकृति और जो भी उसमें वादा किया गया है उसको समझने में जो है इनको सक्षम बनाता है। और जो लोगों को जो है स्वतंत्रता की जो स्वतंत्रता के दौरान जो साक्षरता के निम्न स्तर को देखते हुए जो है ये महत्वपूर्ण है कि जो लोगों को क्या है कि संवैधानिक जो है जो भी संवैधानिक प्रोविजन है ना, संवैधानिक जो है जो भी प्रावधान है वो आम लोग भी जो है इसको समझ सके, इस टाइप का जो है इसमें प्रोविजन किया गया है। कोई अगर केसेस, अगर कोई ऐसा कोई केस होता है आप वहाँ भी इसको यूज कर सकते हैं इम्पोर्टेंस के लिए। जैसे इम्पोर्टेंस के में था कि जो है जैसे कर्नाटक में था, तो कर्नाटक में जो है संविधान के दर्शन को समझने के लिए प्रस्तावना पढ़ने के लिए अपील की गई थी कि अगर संविधान का दर्शन पढ़ना है तो आप प्रस्तावना पढ़ सकते हैं। क्लियर? तो ये जो है आपका इसका महत्व है। क्लियर? अब इसका जो है नेक्स्ट जो पार्ट है ये है कंक्लूजन, मतलब जो है निष्कर्ष। अब ये कंक्लूजन में आप सिंपल सा दे सकते हैं, किसी का जो है कोटेशन है तो आप उसको यूज कर सकते हैं। जैसे हम लोग यूज किए, प्रस्तावना का महत्व संविधान की एक साधारण प्रस्तावना से कहीं अधिक है, इसे संविधान की आत्मा माना जाता है, जैसा कि संविधान सभा के सदस्य पंडित ठाकुर दास भार्गव ने सटीक रूप से वर्णित किया है। ठीक है, मतलब ये सिर्फ प्रस्तावना क्या प्रस्तावना नहीं है बल्कि ये संविधान का आत्मा है, सोल है। किसने कहा वो आप कोटेशन यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके का आप आंसर जो है बना सकते हैं। इस तरह का आंसर में जो है इनपुट आप डाल सकते हैं तो आपका आंसर बेहतर हो सकता है। क्लियर? हमने वीडियो को शुरुआत में ही बोला था कि जो है बहुत सारे स्टूडेंट डिमांड कर रहे थे कि सर जो है जो आंसर्स लिखे जाते हैं उसमें अप्रोच क्या हो, तो हम जो है आपको अप्रोच को भी बता देते हैं कि कैसे जो है आंसर राइटिंग में जो है अप्रोच को अपनाया जाता है। क्लियर? अब देखिए मेंस आंसर जो है राइटिंग स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए वो हम आपको जिक्र कर रहे हैं। अब देखिए हमेशा याद रखिए कि जब भी आंसर राइटिंग हम लिखते हैं, जब भी हम आंसर्स लिखते हैं क्वेश्चंस का, तो उसका फॉर्मेटिंग में जो है हम 3 चीज़ों को जो है जिक्र करते हैं। क्लियर? पहला, हम किसी भी क्वेश्चंस में जिसके बारे में पूछा जा रहा है, क्वेश्चंस जिसके बारे में भी आपको मान लें प्रस्तावना है, फंडामेंटल राइट है, डीपीएसपी है या संसद के बारे में पूछा जा रहा है, वो क्या होता है उसका पहला की पॉइंट होता है जिसके बारे में बोला जा रहा है। तो जिसके बारे में बोला जा रहा है उसके बारे में आपको पहले बताना चाहिए, संक्षिप्त रूप से, बहुत ज़्यादा नहीं बताना है, शॉर्ट फॉर्म में ही आपको ब्रीफ करना है। तो जो हम शॉर्ट फॉर्म में ब्रीफ करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रोडक्शन। ठीक है, हम उसको बोलते हैं इंट्रोडक्शन। इसमें जो है जिसके बारे में जो है आपको बताना है, जिसके बारे में पूछा जा रहा है, उसका महत्व पूछा जा रहा है, उसका कारण पूछा जा रहा है, जिसके भी बारे में क्वेश्चन में आपका जो प्रकृति है, जो भी उसका नेचर है क्वेश्चन का, उसमें जिसके बारे में बोला जा रहा है उसके बारे में ही आपको क्या करना है, इंट्रोडक्शन देना है। क्लियर? दूसरा पार्ट होता है बॉडी। बॉडी जो है किसी भी आंसर में जो है इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि बॉडी में है, इसमें ही क्या करते हैं हम वो चीज़ों को देते हैं। जैसे मान लीजिए कि जो है प्रस्तावना के महत्व, जैसे हमने बोला ना कि प्रस्तावना जो है सिर्फ प्रस्तावना है या इसका कोई और भी महत्व है। अब यहाँ प्रस्तावना जो है सिर्फ प्रस्तावना है, तो ये आपको बताना है कि नहीं, ये विभिन्न उद्देश्यों या ऑब्जेक्टिव का क्या करता है, ये पूर्ति करता है। तो ये कहाँ पे आप डालेंगे, बॉडी में ही डालेंगे। इसका महत्व का कारण क्या है, ये कहाँ डालेंगे आप, महत्व का कारण वो आप जो है बॉडी में ही डालेंगे। तो बॉडी जो है मेन कंटेंट जो है आपके बॉडी वाले पार्ट में ही जाता है। और तीसरा है कंक्लूजन का, जहां निष्कर्ष, तो जब आप पूरे क्वेश्चंस को लिख लेते हैं सारी चीजों को, तो उसका जो है आप कंक्लूड करते हैं शॉर्ट फॉर्म में, मतलब जो है एकदम शॉर्ट ब्रीफिंग करके जो है निष्कर्ष को आप लास्ट में लिखते हैं,
तो इंट्रोडक्शन और जो है निष्कर्ष है ना, कंक्लूजन है, ये दोनों जो है संक्षिप्त में होता है। बाकी बॉडी का जो पार्ट है वो एक्सटेंशन, उसका जो है एक्सटेंड होता है। ठीक है, तो ये 3 तरीके से होता है। लेकिन अभी तक बहुत लोगों को जो है ये अप्रोच पता ही नहीं है कि इंट्रोडक्शन जो है किस तरीके का जो है होना चाहिए, और इसीलिए बोल रहे हैं कि ये वीडियो जो है उन सभी के लिए फल-लाभदायक होगा जो स्पेशली जो है सेल्फ स्टडी करते हैं, जो कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह नहीं ज्वाइन किए हैं, तो उनको भी फ़ायदा होगा, क्योंकि उनको पता नहीं है अप्रोच किस अप्रोच के द्वारा जो है इंट्रोडक्शन या जो है बॉडीज या कंक्लूजन को लिखा जाता है। ये उन लोगों के लिए भी है जो कोचिंग में ज्वाइन कर लिए लेकिन फिर भी जो है उनको लिखने का अप्रोच पता नहीं है, या उनके लिए भी है जो आंसर लिख तो रहे हैं लेकिन उन अप्रोच के बारे में जो है वो उनको भी जानकारी ना हो। ये हर वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो मेंस का जो है एग्जाम्स दे रहे हो या फिर भविष्य में मेंस का एग्ज़ाम जो है देने वाले हों। ठीक है, तो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है ये अप्रोच है, और इन अप्रोच को जो है आज हम जिक्र करेंगे। देखिए, इंट्रोडक्शन कोई जरूरी नहीं है कि जो है इंट्रोडक्शन जो है एक तरह से लिखा जाता है। इंट्रोडक्शन कई तरीके से जो है लिखा जाता है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन का नेचर कैसा है। क्वेश्चन के नेचर के अनुसार ही जो है इंट्रोडक्शन होना चाहिए। क्लियर? तो हम आपको बताएंगे कि कितने प्रकार से हम इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। क्लियर? कितने प्रकार से जो है हम जो बॉडी का जो विभिन्न जो भाग है मुख्य पार्ट का, उसको कितने प्रकार से लिख सकते हैं, कंक्लूजन भी कितने तरीके से लिख सकते हैं, वो सब कुछ डिपेंड करता है क्वेश्चंस के जो है नेचर पर। क्लियर है? तो आपको क्वेश्चन पहले समझना होगा कि क्वेश्चन का डिमांड क्या है, किस तरीके का जो है क्वेश्चन पूछ रहा है। उन डिमांड को समझ के फिर आपको उसका इंट्रोडक्शन, उसका जो है बॉडीज का पार्ट और कंक्लूजन देना है। तो हम लोग आज जिक्र करते हैं कि इंट्रोडक्शन कितने तरीके से लिख सकते हैं। इसी बेस पे आपका क्वेश्चन भी रहेगा। अगर ये चीज़ें आप समझ गए तो आप क्वेश्चन को भी समझ जाएंगे। अगर ये चीज़ें आप नहीं समझ रहे, क्वेश्चन भी आप नहीं समझ पाएंगे। क्वेश्चन समझने के लिए आपको ये चीज़ों को जानना जरूरी है, क्योंकि इसी बेस पे क्वेश्चन भी बनते हैं। क्लियर? तो देखिए, इंट्रोडक्शन में देखें तो पहला जो इंट्रोडक्शन का जो पहला जो पार्ट है उसको बोलते हैं हम लोग डिफिनेशन बेस्ड इंट्रोडक्शन। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग परिभाषात्मक परिचय। अब ऐसे इंट्रोडक्शन में क्या होता है कि जैसे क्वेश्चन पूछ दिया कि जैसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना के महत्व पर चर्चा करें, तो ऐसे इसमें जो है सिंपल सा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के महत्व पर चर्चा करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि मुख्य जो शब्द है, मुख्य शब्द क्या है? प्रस्तावना है ना। मुख्य शब्द क्या है? प्रस्तावना है। तो प्रस्तावना का अपना परिभाषा देकर जो है इसका इंट्रोडक्शन आप दे सकते हैं। तो शॉर्ट में आप प्रस्तावना का परिभाषा दे सकते हैं। जैसे संविधान की प्रस्तावना संविधान का परिचयात्मक भाग है। ठीक है, तो क्या है? संविधान की प्रस्तावना संविधान का परिचयात्मक भाग है जो उसके उद्देश्यों और मूलभूत सिद्धांतों को क्या करती है? परिभाषित करती है। तो आपको जो है शॉर्ट में जो है आप इसको लिख सकते हैं। क्लियर है ना? तो आपको ये है इस तरीके का क्वेश्चन है जहाँ पे सिंपल सा जो है महत्व पूछ दिया गया है। इस तरीके का अगर क्वेश्चंस का नेचर है तो आपको सिंपल सा जो है प्रस्तावना के बारे में जो है आपको इंट्रोडक्शन दे देना है। क्लियर? तो इस तरह के इंट्रोडक्शन आप दे सकते हैं। दूसरा जो पार्ट है वह है हिस्टोरिकल, है ना। दूसरा पार्ट है हम लोग का जो है वह है हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट। अब इसमें जो है ऐतिहासिक संदर्भ से संबंधित जो है, अगर क्वेश्चन का नेचर अगर ऐतिहासिक संदर्भ से संबंधित है ना, तो वैसी स्थिति में जो है आप विशेष संबंधित ऐतिहासिक घटनाओं का संक्षेप में जो है उल्लेख कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जो है इसमें क्या है, आपको जो ऐतिहासिक जो घटना है, जो प्रेम्बल से रिलेटेड जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं उसका जो है आप जिक्र कर सकते हैं। ठीक है, जैसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया था और यह संविधान के दर्शन और मूल उद्देश्यों का प्रतिबिंब है। ठीक है, तो हम संविधान का इसके जो है महत्व भी बता दिए और इसका हिस्टोरिकल पार्ट भी बता दिए। तो कभी क्वेश्चन जो है हिस्टोरिकल से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप जो है इस तरीके का इंट्रोडक्शन वहां पे दे सकते हैं। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट देखें, तीसरा है प्रासंगिकता पर आधारित परिचय। क्लियर?
मतलब है कि अगर क्वेश्चन में जो है वर्तमान प्रासंगिकता अगर पूछ देता है, क्लियर है, अगर क्वेश्चन में जो है अगर करंट रिलेवेंस अगर पूछ रहा है, तब आपको जो है वैसी स्थिति में जो है क्वेश्चन को जो है क्वेश्चन के आंसर में इंट्रोडक्शन कैसा देना है, वर्तमान प्रासंगिकता को बताते हुए परिचय दें। मतलब इंट्रोडक्शन कैसा देना है, वर्तमान जो है प्रासंगिकता जो है करंट जो रिलेवेंस है उससे रिलेटेड जो है चीजों को जो है आपने जो है इंट्रोडक्शन में जो है आप शामिल कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल फॉर, हाल के न्यायिक निर्णयों ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संवैधानिक व्याख्याओं के संदर्भ में अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। इस तरीके का आप जो है परिचय दे सकते हैं, इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। क्लियर, मतलब जो है जो भी हाल के न्यायिक निर्णयों के द्वारा जो भी आता है या कोई भी अगर उस तरह का जो है व्याख्या किया गया है तो आप जो है इसको जिक्र कर सकते हैं। क्लियर, नेक्स्ट जो है उसको बोलते हैं इलस्ट्रेटिव इंट्रोडक्शन, मतलब जो है उदाहरणात्मक परिचय। अब इसमें क्या है, परिचय में जो है एक उदाहरण से जो है आप शुरू कर सकते हैं। ठीक है, उदाहरण से शुरू कर सकते हैं। स्पेशली जैसे मान लीजिए कि जैसे जस्टिस हृदयनाथ तिलहरी ने एक बार कहा था, प्रस्तावना संविधान का सार है। यह कथन उसके महत्व को स्पष्ट रूप से रेखांकित करता है। तो ऐसा इंट्रोडक्शन जो है जहाँ पर जो है उदाहरण से संबंधित हो, कहीं पे एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है तो वहाँ पे आप एग्जाम्पल से रिलेटेड आप इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। ठीक है, तो आप जो है इलस्ट्रेटिव इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। क्लियर, नेक्स्ट है प्रॉब्लम बेस्ड इंट्रोडक्शन। ठीक है, मतलब समस्या आधारित जो है परिचय। मतलब ये इंट्रोडक्शन किस तरीके का आप दे सकते हैं, अभी यहाँ पे क्या है कि प्रश्न से संबंधित समस्या को उजागर करते हुए परिचय दे सकते हैं। अब मान लीजिए कोई जो है प्रस्तावना से संबंधित कोई जो है इसका जो है समस्याओं से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया हो कि मतलब जो है कैसे जो है इसको लागू करने में क्या क्या समस्याएं हैं, या फिर जो है क्या अभी तक जो है संविधान में जो दर्शन दिए गए वो प्राप्त हुआ है या नहीं हुआ है, इसको प्राप्त करने के लिए क्या किया जाना चाहिए। अगर इस तरीके का कोई भी जो है समस्या से रिलेटेड, प्रॉब्लम से रिलेटेड अगर क्वेश्चंस है, तब ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं कि जो है आप प्रश्न से संबंधित जो समस्या दिया गया है उसको उजागर करते हुए जो है आप जो है इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। क्लियर है, मतलब जो है हाईलाइटिंग द प्रॉब्लम रिलेटेड टू द क्वेश्चन। ठीक है, आप ये यूज कर सकते हैं। जैसे दिया गया है, आज जब संवैधानिक मूल्यों पर चर्चा हो रही है, प्रस्तावना के सिद्धांतों का महत्व बढ़ गया है क्योंकि वे संविधान के उद्देश्यों को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्लियर है, तो ये जो है आप इस तरीके का कोई भी अगर जो है समस्या है और उसका जो है समस्याओं को उजागर करते हुए और उसके सॉल्यूशन के साथ जो है आप इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। क्लियर, क्लियर। अब नेक्स्ट हम लोग का है फैक्चुअल इंट्रोडक्शन। अब फैक्चुअल इंट्रोडक्शन में है कि आप जो है किसी भी फैक्ट को, है ना, आप मतलब क्या कर सकते हैं, फैक्ट एंड फिगर को जो है आप क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। आप किसी भी फैक्ट के साथ जो है आप अपना इंट्रोडक्शन जो है शुरू कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल है कि जो है 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसा शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा गया। फैक्ट है ना, ये बदलेगा नहीं क्योंकि ये जो है फैक्चुअल, मान लीजिए संविधान के संशोधन से रिलेटेड है क्वेश्चन और जो है उसमें जो है 42वें संविधान संशोधन के बारे में पूछ लिया गया है कि जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है किस प्रकार से जो है संशोधन किया गया, उसका क्या महत्व है। इस तरीके के अगर क्वेश्चन पूछ दे, फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन अगर है तो आप जो है इस तरीके का इंट्रोडक्शन का यूज कर सकते हैं। स्पेशली जो है वर्ड्स लाइक सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी were added to the preamble through the 42nd Constitutional Amendment Act 1976. Clear? Next, descriptive introduction. अब नेक्स्ट है कि डिस्क्रिप्टिव इंट्रोडक्शन। अब इसमें क्या है कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि विषय के सार बताते हुए जो है परिचय दे सकते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का दार्शनिक आधार प्रस्तुत करती है और राज्य के लक्ष्यों और आदर्शों को दर्शाती है। मतलब यहाँ पे क्या है कि स्पेशली जो है जो हम देखें कि आप क्या कर सकते हैं, टॉपिक गिविंग द गिस्ट ऑफ इट, है ना।
मतलब आप यहाँ पे जो है जो जो निष्कर्ष होता है उसी को आप इंट्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं। मतलब प्रस्तावना का अगर हम इसका जो है निष्कर्ष देखें कि प्रस्तावना है क्या, तो सिंपल से क्या है, संविधान का दार्शनिक आधार प्रस्तुत करती है और राज्य के लक्ष्यों और आदर्शों को क्या करती है, दर्शाती है। क्लियर। तो इस तरीके का जो है आप अलग अलग जो है इसका इंट्रोडक्शन जो है आप अलग अलग क्वेश्चन के अनुसार दे सकते हैं। जैसे हमने यहाँ लिख भी दिया है कि जो है इनमें से किसी भी तरीके का चयन करते समय आपको ध्यान रखना है कि जो है परिचय हमेशा प्रश्न के साथ प्रासंगिक हो और उत्तर के लिए जो है उचित मार्ग प्रशस्त करें। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब क्वेश्चन में हिस्टोरिकल जो है रिलेवेंट है ही नहीं, आप हिस्टोरिकल इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, मतलब उसमें क्वेश्चन में भी जो है वो रिलेवेंस होना चाहिए। हिस्टोरिकल लिख रहे थे, हिस्टोरिकल जो है रिलेवेंस होना चाहिए क्वेश्चन में, मतलब वहाँ स्पेस होना चाहिए लिखने का। अगर उदाहरण दे रहे एग्जाम्पल के साथ या चुनौतियों को बता रहे, समस्याओं को, समस्या आधारित लिख रहे इंट्रोडक्शन, तो समस्या आधारित जो है प्रश्न में होना चाहिए। तो अगर ये चीजें हैं तब आप इंट्रोडक्शन उस तरीके का दे सकते हैं। क्लियर। तो ये जो है आपका विभिन्न प्रकार का जो भी इंट्रोडक्शन था वो हम लोगों ने जिक्र कर दिया। क्लियर। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं बॉडी के पार्ट में। अब क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है बॉडी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है बॉडी। जो ये पार्ट हम देखें, ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। मतलब ये वो पार्ट है जहां पे आपका जो है मार्क्स बढ़ाने का जो है साधन होता है। ये जितना बेहतर तरीके से लिखेंगे उतना आपका नंबर्स जो है बढ़ता है। क्लियर। अब हम लोग देखेंगे बॉडी जो है कितने तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अब पहला है विषय आधारित जो है विभाजन, थीमेटिक सेगमेंटेशन। ठीक है। अब यहाँ पे है जो है विषय आधारित विभाजन है। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, किसी प्रश्न का जो है विभिन्न विषयों या पहलुओं में जो है इसको विभाजित कर जो है चीज़ों को जो है आप दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, है ना, इस तरीके का जो है विषयों में विभाजित होता है। अब किसी में मान लीजिए कि जो है इसका सामाजिक महत्व पूछ दिया, किसी में आर्थिक महत्व पूछ दिया, किसी में राजनीतिक महत्व पूछ दिया, ठीक है, या अन्य कुछ इस तरीके का जो है विषय में विभाजित किया हुआ हो। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जब विषय में विभाजित होता है तब आप जो है बॉडी में उनका जो है इन चीज़ों पे, विभाजित चीज़ों पे जो है आप उनका यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर प्रश्न प्रस्तावना के महत्व पर है तो आप उत्तर में जो इस प्रकार के विभाजित कर सकते हैं। जैसे प्रस्तावना का ऐतिहासिक महत्व लिखिए, न्यायिक दृष्टिकोण, है ना, वर्तमान में प्रासंगिकता, इन तरीकों से विभाजित कर सकते हैं। ठीक है। तो आप पहले क्या करें, यहाँ पे विभाजित कर लें। ठीक है। मतलब कहने मतलब इसका डायमेंशन तय कर लें कि भाई क्वेश्चन अगर किसी तरीके का है जहाँ पे सोशल डायमेंशन लिखने का स्पेस दे रहा है, उसके अलावा जो है इकोनॉमिकल जो है डायमेंशन लिखने का स्पेस दे रहा है, पॉलिटिकल डायमेंशन या और भी कल्चरल डायमेंशन है, तो आप उस हिसाब से विभाजन कर जो है आप जो है उसके सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, कल्चरल चीज़ों को जो है आप लिख सकते हैं। ठीक है। तो बॉडी में पहला है विषय आधारित विभाजन कर आप इसको लिख सकते हैं। क्लियर। दूसरा है कारण और प्रभाव। बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग देखे होंगे कि कारण पूछ लिया जाता है और प्रभाव उसका पूछ लिया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या है कि कारण और उनके प्रभावों पर जो है आपको चर्चा करना पड़ता है। तो बहुत कारण अब पूछ दिया, प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना को शामिल करने के विभिन्न कारणों को बताएं और इसका भारतीय संविधान पर या भारतीय शासन व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो ऐसे क्वेश्चन में जो है आपको जो है बॉडी का पार्ट में क्या है, इसके कारण और इसके प्रभाव को क्या करना है, जिक्र करना है। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, संविधान में प्रस्तावना का समावेश के कारण और इससे जो है उत्पन्न जो प्रभाव हुआ है वो प्रभाव आपको बताना है। क्लियर। नेक्स्ट, फैक्चुअल एंड एनालिटिकल अप्रोच। अब इसमें क्या तथ्यात्मक और जो है विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण जो है अपनाया जाता है। मतलब है क्या प्रश्न से जुड़े तथ्यों को प्रस्तुत कर और फिर उनका विश्लेषण करते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल जो है, मान लीजिए 42 है ना, संविधान संशोधन जो है रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या फैक्चुअल बेस्ड क्या हो गया, 47 हो गया। अब यहाँ पे ये चीज़ों को हमने जो है 42 संविधान संशोधन को हमने जिक्र कर दिया और फिर इसका हम लोगों ने विश्लेषण किया कि एक तरह से क्या है कि ये जो है संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया को बताता है।
कि संविधान में संशोधन आप कर सकते हैं। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन आता है जहां पे जो है फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन हो और उसका एनालिटिकल करने के लिए दिया गया हो, तो वहां पे आप फैक्ट के साथ एनालिसिस करने का जो है बात किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए दे देगा कि जो है संविधान में 42वें संविधान संशोधन को शामिल करने क्या क्या कारण था, ठीक है। या फिर पूछ देगा कि जो संविधान में 42वें संविधान संशोधन का क्या महत्व है, प्रस्तावना के संदर्भ में इसके प्रभावों की समीक्षा करें। तो ऐसा क्वेश्चन अगर पूछ देता है तो आप जो है इसका जो प्रभाव है, इसका महत्व है, ये जो है आपको बताना है। क्लियर। नेक्स्ट है प्रोस एंड कॉन्स, मतलब है लाभ और चुनौतियों से संबंधित जो है आपको जो है इसका जो है बॉडी के पार्ट में आपको डालना है। मतलब जो भी अगर टॉपिक है उसका लाभ और चुनौती, ठीक है, मतलब उसका जो है स्पेशल जो है लाभ क्या है और जो है उससे रिलेटेड जो है चुनौतियां क्या है, इन चीजों को जो है आपको बताना है। क्लियर। तो लाभ और चुनौतियों से संबंधित अगर प्रश्न में है तो आप इनका जो है चीजों को आप लिख सकते हैं। जैसे प्रस्तावना के आधार पर जो है न्यायिक व्याख्याओं के लाभ और उससे उत्पन्न जो है समस्याएं क्या है, ठीक है, अब उनको जो है एनालिसिस करके आपको लिखना है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जो आप प्रोस एंड कॉन्स का जो है यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है जुडिशियल पर्सपेक्टिव, मतलब न्यायिक दृष्टिकोण के रूप में अगर मान लीजिए न्यायिक मामलों और निर्णयों का उल्लेख अगर किया गया है क्वेश्चन में, तो आप जो है विभिन्न जो है केसेस का जिक्र करेंगे, विभिन्न जो है न्यायिक मामलों का निर्णय को लिखेंगे और उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ा है, उसके बारे में जो है आपको देना है। जैसे मान लीजिए केशवानंद भारती मामला, एस.आर. बोम्मई मामला, ऐसे मामलों को जो है जिक्र करना है, उससे क्या जो है प्रभाव पड़ा है या फिर क्या जो है उसका निष्कर्ष निकल के आता है। क्लियर। नेक्स्ट है उदाहरणों के साथ स्पष्टीकरण, मतलब जो है एक्सप्लेनेशन विथ एग्जाम्पल्स, मतलब जब भी अब क्वेश्चन में जो है कभी कभी उदाहरण मांग लेता है और जो है उसका आपको एक्सप्लेनेशन करना होता है, मतलब विश्लेषण करना होता है, तो कोई भी एग्जाम्पल आप दे देते हैं और उसका क्या करते हैं विश्लेषण करते हैं। तो कभी प्रश्न में ऐसा सोर्सेस हो जहाँ पे आपसे एग्जाम्पल उदाहरण सहित तभी देते ना, उदाहरण सहित बताए, तो उदाहरण अगर दे रहे हैं तो उसका आपको एनालाइज करना जरूरी है, एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, मतलब आपको उसका एक्सप्लेनेशन भी जो है देना पड़ेगा एग्जाम्पल के साथ। क्लियर। तो इस तरीके का जो है बॉडी में आप एक्सप्लेनेशन विथ एग्जाम्पल्स जो है आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है कॉम्परेटिव एनालिसिस, मतलब तुलनात्मक दृष्टिकोण। हमेशा क्या होता है कि जो है किसी के साथ तुलनात्मक दे देगा, जैसे मान लीजिए आपके संविधान को या आपके प्रेम्बल को जो है दूसरे के देश के जो है प्रेम्बल के साथ जो है उसकी तुलनात्मक जो है विश्लेषण करने का दे दिया गया, या तुलनात्मक जो है कंपेयर करने के लिए दे दिया गया। तो ऐसी स्थिति में जो है आपको क्या करना है कि जो है तुलनात्मक दृष्टिकोण अप्रोच को अपनाना है और इसमें जो है जो भी विषय है उससे तुलना करते हुए जो है अपने क्या करना है प्रस्तुत करना है। जैसे मान लीजिए भारतीय प्रस्तावना की तुलना अन्य देशों की प्रस्तावना से करना, तो कभी भी जो है कंपेयर करने के लिए दे देगा तो फिर जो है आपको इस अप्रोच को अपनाना है कि दूसरे देशों के संविधान के साथ जो है क्या करना है आपको कंपेयर करना है। अब इसी के बेस आप अपना नोट्स भी तैयार कर सकते हैं कि मान लीजिए भारतीय संविधान है, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन है या कोई भी, उसके दूसरे देशों के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, उसकी चुनौतियां और लाभ को भी लिख सकते हैं, ठीक है, और उसी बेस पे क्वेश्चन आपका बन जाएगा, तो आंसर भी आपका अप्रोच यही होगा। क्लियर। नेक्स्ट जो है एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। अब मान लीजिए एनालिसिस और सॉल्यूशन अप्रोच है जहां पे पहले समस्या या जो है उससे संबंधित कोई भी अगर विश्लेषण मुद्दा है उसका पहले आप विश्लेषण कर लें और फिर उसका संभावित जो है समाधान प्रस्तुत करें। मतलब कोई जो है आपसे समस्याओं को वहां पर जिक्र कर दिया जाता है तो समस्याओं को आपको बता देना है और फिर जो है उसका जो है समाधान भी आपसे पूछा जाता है। अगर ऐसा है तो एनालिसिस एंड सॉल्यूशन अप्रोच को अपनाया जाता है। क्लियर। तो यहाँ पर मान लीजिए कि अगर दे देगा कि जो है समता है, समता में स्पेशली पूछ लेगा कि जो है सोशल जो इक्वलिटी है, क्या अभी तक जो है क्या जिस संविधान में जिस दर्शन को लेकर जो है सोशल इक्वलिटी की बात की गई थी क्या हमने प्राप्त कर लिया है, अगर नहीं प्राप्त किया है तो क्या समस्या है और उसका समाधान क्या है। अगर ऐसा क्वेश्चन होगा तो आपको इस तरीके का जो है समस्या या मुद्दों का जो है विश्लेषण करना पड़ेगा और उसका जो है संभावना जो है जो संभावित समाधान है वो जो है प्रस्तुत करना पड़ेगा। क्लियर। अब इसी में जो है समस्या और समाधान को जो है आपको बताना है। नेक्स्ट है
टाइमलाइन बेस्ड आंसर। अब जैसे इसमें है कि ऐतिहासिक विकास काल जो है कालानुक्रमिक क्रम में प्रस्तुत करना है। मतलब जो है, मतलब सिंपल सी बात है, जो ऐतिहासिक विकास है, मान लीजिए अगर हम लोग प्रस्तावना को ही देखें, प्रस्तावना को ही देखें तो प्रस्तावना का जो है फॉर्मेशन, मतलब जो है प्रस्तावना के निर्माण से लेकर जो है व्याख्या तक इसको जो है जिक्र करना है। मतलब जो है जहां से वो स्टार्ट हुआ और अभी तक जो इसका जो करंट जो रिलेवेंस है वहां तक आपको जो है इसको क्या करना है, प्रस्तुत करना है। मतलब जो है संविधान सभा में प्रस्तावना की चर्चा से लेकर जो है हाल की न्यायिक व्याख्याओं तक जो है क्या करना आपको बताना है। क्लियर? तो अगर क्वेश्चन में अगर उसका जो है क्रमिक विकास दे दे या संवैधानिक विकास और हाल के दिनों में जो इसकी व्याख्या से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो फिर जो है आपको इस अप्रोच के साथ जो है उसका आंसर लिखना पड़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट है यूज ऑफ टेबल्स और डायग्राम्स। मतलब अब जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको जो है आंसर इस तरीके से लिखना है कि जो है आपका नंबर जो है वो अन्य लोगों से ज़्यादा हो। तो अन्य लोगों से ज़्यादा करने के लिए जो है सबसे बेहतरीन होता है कि आपके जो है आंसर का प्रेजेंटेशन बहुत बेहतर होना चाहिए। और वो प्रेजेंटेशन कैसे बेहतर होगा, जब आप विभिन्न चीज़ों का जो है जहाँ पे आपको स्पेस मिलता है तो आप टेबल, चार्ट, डायग्राम, है ना, इस तरीके के चीज़ों को क्या कर सकते हैं कि आप जो है यूज कर सकते हैं। ये यूज करना चाहिए, डेटा का यूज करना चाहिए, है ना, तालिका, चार्ट, आरेख, इन सब चीज़ों को यूज करना चाहिए। और इससे क्या करना चाहिए कि जो है अपने आंसर को और बेहतर तरीके से, अगर इन चीज़ों का आप यूज करते हैं ना तो गारंटी है कि आपका जो है 2 नंबर आपका बढ़ जाएगा, 2 नंबर 4 नंबर भी बढ़ सकता है, क्योंकि ये आंसर के चीज़ों को और बेहतर बना देता है। क्लियर है? तो आपको जो है स्पेशली इन चीज़ों का जो है यूज करना चाहिए, टेबल्स और डायग्राम वगैरह को। क्लियर? और इसके लिए जो है आप उन चीज़ों को मजबूत करें, डेटा वगैरह है या कुछ और भी चीज़ें हैं उनको आप यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो ये जो है आपको बॉडी में इतने तरीके से जो है, इतने तरीके से आंसर में जो है बॉडी के पार्ट को आप जो है लिख सकते हैं। क्लियर? अब तीसरा जो पार्ट होता है वो होता है कंक्लूजन, है ना। कंक्लूजन जो है वो लास्ट पार्ट होता है आंसर का। उस लास्ट पार्ट को भी जो है, इसको भी जो है हम डिफरेंट टाइप से जो है लिख सकते हैं। ठीक है? जैसे एग्जाम्पल है समरी बेस्ड कंक्लूजन, है ना। समरी बेस्ड कंक्लूजन मतलब है सारांश आधारित निष्कर्ष। अब इसमें कुछ नहीं करना होता है, जो भी आपने लिखा है, जो भी आपने आंसर लिखा है उसी को क्या करना, संक्षिप्त रूप से जो है आपको जो है लिख देना है ना। बोलता है ना कि संक्षिप्त रूप से आपको उसमें लिख देना। जैसे आप लोग कभी कभी हिंदी में आप लोग देखते हो ना कि आपको जो है पैसेज दिया रहता था और उसका जो है आपको सारांश लिखने के लिए जो है बोल दिया जाता था। ठीक है? तो वैसे में जो है आपको सारांश आधारित जो है निष्कर्ष लिखना है। तो जो भी आपने जो भी लिखा हुआ है उसी को शॉर्ट करके जो है शॉर्ट में आपको यहाँ पे कंक्लूजन देना है। मतलब जो है उत्तर में दिए गए प्रमुख बिंदुओं को संक्षेप में जो है पुनरावलोकन कर दे, मतलब फिर से आप उसको क्या करना है, जिक्र कर दे। ठीक है? जो भी चीजों को लिखे हैं, जैसे मान लीजिए प्रस्तावना संविधान के मूल्यों और सिद्धांतों को दर्शाती है और ये सुनिश्चित करती है कि भारतीय लोकतंत्र की जड़ें मजबूत है। मतलब सिंपल सा मूल्य और सिद्धांत आपने बताते हुए आए हैं, उसी चीज को यहाँ पे क्या किया, हमने जिक्र कर दिया। ठीक है? तो ये क्या हो गया, समरी बेस्ड कंक्लूजन। क्लियर? नेक्स्ट फॉरवर्ड लुकिंग कंक्लूजन, मतलब यह है भविष्य दृष्टिकोण निष्कर्ष। मतलब ऐसे निष्कर्ष में क्या करना है कि विषय से जुड़े भविष्य के संभावित कदमों या दृष्टिकोण का उल्लेख करते हैं। मतलब जो भी विषय है उससे रिलेटेड जो है फ्यूचर में जो है जो संभावना है उस दृष्टिकोण के अप्रोच को जो है आप वहां पर दे सकते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए दिया हुआ कि आने वाले समय में प्रस्तावना के सिद्धांतों की व्याख्या और अनुप्रयोग संविधान के विकास और समाज के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाएगा। क्लियर? मतलब देखें तो इन टाइम्स टू कम द इंटरप्रिटेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द प्रेमबल विल प्ले ए vital role in the evolution of the constitution and overall development of society। तो ये जो है क्या है कि संभावना भविष्य आधारित संभावना जो है उसको जो है आप जिक्र कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट सॉल्यूशन ओरिएंटेड कंक्लूजन। अब यहाँ पे अगर कोई भी समस्या से संबंधित जो है प्रश्न दिए गया है तो वैसे प्रश्नों में जो है क्या करना, आपको सॉल्यूशन आधारित जो है निष्कर्ष देना है।
ठीक है। सॉल्यूशन आधारित जो निष्कर्ष कर देना मतलब जो है आपको उसमें उपाय भी बताना है, उपाय के साथ जो है आपको निष्कर्ष देना है। जैसे मान लीजिए संविधान के मूलभूत सिद्धांतों का पालन सुनिश्चित करने के लिए न्यायिक और विधायिक निकायों को प्रस्तावना में उल्लेखित मूल्यों पर और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ये जो है आपका जो है सॉल्यूशन जो है आधारित, समाधान आधारित जो है निष्कर्ष जो है आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है प्रभावशाली उद्धरण या कहावत, मतलब जो है कोटेशन बेस्ड जो है कंक्लूजन जो है आप दे सकते हैं। अब इसमें क्या है, यूज ए फेमस कोटेशन और सेइंग रिलेटेड टू द टॉपिक, मतलब विषय से संबंधित कोई भी प्रसिद्ध जो है कोई भी कोटेशन है या कोई भी कहावत या थिंकर का जो है दिया हुआ जो है कोटेशन है तो उसको आप यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए जैसा कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था, संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं बल्कि यह एक जीवन दर्शन है, प्रस्तावना उस दर्शन का सार प्रस्तुत करती है। क्लियर। तो ये जो है इस तरीके का जो है निष्कर्ष में आप कोटेशन बेस्ड जो है निष्कर्ष आप दे सकते हैं। ये बहुत इफेक्टिव जो है कंक्लूजन माना जाता है। क्लियर। नेक्स्ट है कॉल टू एक्शन कंक्लूजन। अब इसमें क्या है कि जो है सरकार के लिए एक सुझाव या आप दे सकते हैं, सुझाव या आह्वान शामिल कर सकते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रस्तावना में निहित आदर्श केवल सिद्धांत तक सीमित न रहे बल्कि उन्हें सामाजिक और राजनीतिक जीवन में लागू किया जाए। ठीक है। तो स्पेशली जो है इस तरीके का सुझाव जो है सरकार के लिए जो है आप दे सकते हैं। ठीक है। तो सुझाव आधारित आप निष्कर्ष भी जो है दे सकते हैं, जहां पे आपको स्पेस रहता है क्वेश्चंस में कि जो है आपको कोई ऐसा सुझाव देना चाहिए जिससे समस्या का सॉल्यूशन निकल जाए। क्लियर। नेक्स्ट है एनालिटिकल कंक्लूजन। अब यहाँ पे क्या है कि जो है विश्लेषण दें जिसमें प्रश्न के महत्व को जो है रेखांकित करता हो, मतलब जो है इसकी वर्तमान जो प्रासंगिकता है उसके महत्व को बताते हुए जो है आप जो है निष्कर्ष दे सकते हैं। क्लियर है। तो वर्तमान में जो प्रश्न है वर्तमान में जो उसकी प्रासंगिकता है, उन प्रासंगिकता को जो है बताते हुए जो है आपको जो है निष्कर्ष देना चाहिए। ठीक है। जैसे प्रस्तावना की वर्तमान प्रासंगिकता यह दिखाती है कि यह न केवल संविधान की भूमिका को परिभाषित करती है बल्कि समय के साथ समाज के विकास को भी दर्शाती है। ठीक है। तो ये जो है आप इस तरीके का एनालिटिकल जो है कंक्लूजन दे सकते हैं। ठीक है। दूसरा है सुझाव आधारित निष्कर्ष, मतलब जो है सुझाव आधारित निष्कर्ष में क्या है, कोई भी सुधारात्मक जो है सुझाव देते हुए जो है निष्कर्ष देना जो है ये क्या है सुझाव आधारित निष्कर्ष। जैसे सकारात्मक सामाजिक बदलाव के लिए हमें प्रस्तावना के मूल्यों को शिक्षण और नीति निर्माण में शामिल करना होगा। तो इस तरीके का सुझाव आधारित जो है निष्कर्ष आप जो है यूज कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है विस्तृत दृष्टिकोण निष्कर्ष, मतलब ब्रॉडर पर्सपेक्टिव कंक्लूजन, है ना। अब इसमें जो है आप क्या कर सकते हैं, ब्रॉडर जो है पर्सपेक्टिव जो है आप यूज कर सकते हैं टॉपिक का। ठीक है। विषय को एक व्यापक दृष्टिकोण से जोड़ते हुए जो है आप निष्कर्ष दे सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, प्रस्तावना के महत्व ये सुनिश्चित करती है कि भारतीय संविधान का उद्देश्य न केवल विधि का शासन है बल्कि सामाजिक न्याय, स्वतंत्रता और समानता की गारंटी देना भी है। मतलब इसमें क्या करना, आप एक व्यापक उसका दृष्टिकोण ले सकते हैं, मतलब विभिन्न डायमेंशन को लेते हुए जो है आप जो है निष्कर्ष दे सकते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया गया, यहाँ पे क्या किया कि विधिक शासन तो है ही, क्योंकि शासन का एक मार्गदर्शन सिद्धांत है, लेकिन साथ में क्या है कि सामाजिक न्याय, स्वतंत्रता और समानता की गारंटी भी देता है। क्लियर। तो ये जो है क्या हो गया, इसका जो है व्यापक दृष्टिकोण हो गया, है ना। तो आप जो है इस विस्तृत दृष्टिकोण जो है अप्रोच को अपनाकर जो है आप यूज कर सकते हैं। दूसरा है संतुलित दृष्टिकोण निष्कर्ष, मतलब बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव कंक्लूजन। ठीक है। किसी विवादित विषय के लिए जो है दोनों पक्षों का संतुलित जो है दृष्टिकोण प्रस्तुत करें। जब भी कभी जो है कोई विवादित ऐसा विषय होता है जहाँ पे आपका जो है तर्क मांग लिया जाता है, तो दोनों चीजों को क्या करता है आपको बैलेंस्ड करना है। बैलेंस्ड करते हुए जो है आप क्या कर सकते हैं कि जो है निष्कर्ष दे सकते हैं। जैसे हालांकि प्रस्तावना कानूनी रूप से क्या है परिवर्तनीय नहीं है, बोले कि कानूनी रूप से परिवर्तनीय नहीं है, हम लोग क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो भाई ये कानूनी रूप से जो है परिवर्तनीय नहीं है,
तो फिर इसका महत्व क्या है। जैसे हम लोग बोला डीपीएसपी को, अब उसको जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या कोर्ट के द्वारा जो आप उसको लागू नहीं करवा सकते हैं, तो सिंपल सा बात, उसका महत्व क्या है। तो ऐसे बेस्ट क्वेश्चन जब अगर आ जाए तो फिर आपको क्या करना है कि जब निष्कर्ष देंगे तो आपको बैलेंस्ड जो है अप्रोच को अपनाना है। मतलब जैसे यहाँ पे हालांकि प्रस्तावना कानूनी रूप से परिवर्तनीय नहीं है, लेकिन इसका प्रभाव और महत्व संविधान के अनुपालन को सुनिश्चित करने में अत्यधिक है। तो फिर आप इस तरीके से जो है इसका निष्कर्ष दे सकते हैं। क्लियर। तो ये जो है आप लोगों का जो है इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन जो है जितने टाइप से हो सकते थे उन सारे चीज़ों को हमने जिक्र कर दिया है। और मुझे आशा है कि जो है आप लोगों को जो है अच्छा लगेगा वीडियो, और बहुत फायदेमंद होगा, काफ़ी जो है हेल्पफुल होगा आपके जो है स्पेशली जो है मेंस आंसर राइटिंग के लिए। तो यही कहेंगे कि जो है इस वीडियो को देखें और इसी पर आधारित जो है आप आंसर लिखने का प्रयास करें। इसी पर आधारित जो है आप नोट्स भी बना सकते हैं। जब भी आप पढ़ें तो इसका जो है इन सारे डायमेंशन को देखें, अप्रोच को देखें और उसी हिसाब से नोट्स बनाएं और उसी हिसाब से जो है आंसर भी लिखने का प्रयास करें। तो आपको सारी चीज़ें जो है आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और मुझे नहीं लगता है फिर इसके बाद जो है आपको मेंस आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम होगा। और उसके बाद तो हम लोग है ही, हम लोग जो है क्लासेस में जो है इसका विस्तृत जो है हम लोग व्याख्या करते भी हैं, क्योंकि वीडियो में उतना समय नहीं होता है बहुत ज़्यादा बताने का। तो क्लासेस में जो हम लोग इसका विस्तृत जो है व्याख्या करते हैं और उसका एक एक एग्जाम्पल पर जो है हम लोग क्या करते हैं कि आंसर लिखवाते हैं और उसको चेक करते हैं। तो बहुत फ़ायदेमंद भी होता है। अगर नहीं भी है आप लोग फिर भी इस अप्रोच के साथ अगर आंसर लिखते तो भी आपको बहुत फ़ायदा होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है इसका। ठीक है। तो ये इसके बाद जो हम नेक्स्ट जो है पॉलिटी का नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे नेक्स्ट सीरीज का। तब तक के लिए जो है आप लोग इस वीडियो को देखें और जो है अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लोग जो है इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, अधिक से अधिक जो है शेयर करें। थैंक यू, नमस्कार, जोहार।